अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के मिड टर्म जो है लेक्चर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। एंड इसमें मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी आपसे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी MCQs या शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से पेपर में आ सकते हैं या पहले रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है या जो टॉपिक है वो क्या है, मेमोज एंड लेटर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी वो आपसे डिफरेंस दोनों का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है मेमोज। मेमोरेंडम जो है इसमें क्या होता है कि ये जो है ये इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। ठीक है, और इसको किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम इसको यूज़ करना है तो मेमोज को यूज़ करेंगे। एंड दूसरी तरफ अगर हमने आउटसाइड कम्युनिकेशन करनी है, मतलब किसी को बाय मतलब कुछ सेंड करना है या रिक्वेस्ट करनी है कोई लेटर, तो वो हम उसके लिए लेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जो आउटसाइड कम्युनिकेशन होगी उसके लिए लेटर्स यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होगी। और जो अंदर ही मीन्स के आपस में जो है एम्प्लॉयज़ या जिनके बीच में भी वो होती है कम्युनिकेशन होगी, तो वो इंटरनल पर्पज़ के लिए होगी और उसको मेमो कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस लाजमी याद रखिएगा, ये MCQs के तौर पर काफ़ी आता है। और उसके बाद जो है ईमेल, ये भी वो पूछ सकता है आपसे MCQs में कि ईमेल हमारे पास दोनों में से कौन सी है, लेटर है या मेमो है। तो ये याद रखना है कि ये भी मेमोरेंडम में आती है। ठीक है, ये हमारे पास इसके 2-3 डिफरेंस हैं इसमें, और अगर शॉर्ट में आता है तो आपने ये याद रखना है और आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायस फ्री लैंग्वेज। ठीक है, बायस फ्री लैंग्वेज में हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। बायस फ्री लैंग्वेज मतलब कि आपने कुछ कल्चरल चीज़ जो है उसको मेंशन नहीं करना बीच में। जेंडर बेस जो है मतलब जेंडर की जो है वो बेस पे आपने कोई चीज़ नहीं करनी, लाइक फीमेल मेल, इस चीज़ को आपने बीच में हाईलाइट नहीं करना। ठीक है, ओवरऑल बात करनी है। और उसके बाद है एथनिक या फिर डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको भी आपने वो चीज़ जो है वो हाईलाइट नहीं करनी, जिससे थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज़ या किसी को थोड़ा डाउन फील हो, कुछ इस टाइप का आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो ये बायस फ्री लैंग्वेज में है। इसमें भी MCQs आ सकता है, हो सकता है वो आपको ऑप्शन दे दे कि कौन कौन से होते हैं कौन सा नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बस MCQs के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल जो होती हैं ये वेल प्रिपेयर्ड होती हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमने कहीं हॉल वगैरह में ऑडिटोरियम में अगर हमने कहीं पे जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है तो हम वहाँ पे प्रिपेयर होके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग होंगे। हमें एक सही वो प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करके पहले से तो जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो देनी होगी। अब जो इनफॉर्मल होती है ये फ्रेंडली माहौल होता है, लाइक इसका कोई वो नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है और बहुत वो वाला सीन होगा। हो सकता है इसमें छोटा सा जो है वो आपके पास ऑडियंस जो है वो बहुत कम हो, स्मॉल ग्रुप हो, लाइक देखे ना, स्मॉल ग्रुप हो। और ये भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये इनफॉर्मल होती है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके नहीं रहना पड़ता। ठीक हो गया, ये दोनों का डिफरेंस है, इसका भी याद रखिएगा। ये भी समटाइम MCQs में आ जाता है और डिफरेंस के तौर पर भी वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग। ठीक है, अब इन दोनों की डेफिनेशन आपने बस याद रखनी है। ये जो MCQs के लिहाज से आ सकती है, बाकी सब्जेक्टिव के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये आएगी। तो MCQs के लिहाज से अगर इसको देखें तो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या है, ये है कि ऑडियंस लर्निंग। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि आपको जो है ऑडियंस लर्निंग आपका जो है प्राइमरी गोल होता है इसमें। और आपने क्या करना होता है, आपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है या कोई भी चीज़ है जो आप मतलब डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सीकिंग स्पीकिंग, तो आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं ऑडियंस को, कुछ भी इस टाइप का, तो वो चीज़ किस में आती है, इन्फॉर्मेशन सीकिंग स्पीकिंग में आती है। तो नेक्स्ट है परसुएसिव स्पीकिंग। तो इसमें क्या होता है कि ऑडियंस थिंग्स, ठीक है, मतलब आप जानते हैं कि ऑडियंस क्या सोचती है, वो क्या करती है, उनको आप जो है समझने की कोशिश करते हैं और उनको जो है वो उसके बाद जो है मोटिवेट करते हैं। ठीक है, कि वो जो है कोई ना कोई एक्शन ले, उनको मतलब इस टाइप का वो करते हैं आप कि वो एक्शन ले कोई ना कोई, मतलब आपके स्पोर्ट में, लाइक आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया आपके हक में बोले कुछ, तो लाइक आप उसमें उसको करते हो कि आइडिया सोचे क्या करती है, वो क्या सोचती है, और उनको एक्शन लेने पे वो आप करते हैं कि मोटिवेट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के लिए जो प्रिपरेशन आपने करनी होती है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको रखने पड़ते हैं माइंड में, ठीक है, वो आपने पॉइंट्स याद रख लेने हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन कौन से हैं। हो सकता है वो आपको इसमें से कोई से 3 दे दे और कहे कि चौथा आपको ऑप्शन जो है वो इरेलेवेंट दे दे, मतलब इसमें से ना हो, और पूछ ले कि कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो आपने याद रखने, इनके नाम याद रखने हैं, इनके अलावा अगर कोई होता तो मतलब वो नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको तीनों दे के पूछ ले कि ऑल ऑफ दीज, तो ये भी आप हो सकता है। सो इनके नाम आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। एंड लेट्स सपोज अगर ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो अगर आपको एटलीस्ट इनके नाम पता होंगे तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे ना। लाइक आपको अगर सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत भी हाउ नो है पता है इसमें क्या डिस्कस हो रहा है तो आप इजीली लिख लेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, तो मतलब अगर हम बात करें कि प्रेजेंटेशन आप मतलब जब प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या करना है, ऑडियंस का नॉलेज लेना है, ठीक है, मतलब ऑडियंस के बारे में जानना है कि कैसी ऑडियंस है, किस टाइप की है, क्या उनका वो है, ऑडियंस को समझ लेना, उनकी थिंकिंग क्या है, किस एज की है, किस तरह का सोचती है। उसके बाद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, किस बारे में आप बात करेंगे उसका नॉलेज हो गया। यूज़ ऑफ टाइम, के टाइम को किस तरह से रिहर्सल उसकी कर लेनी है प्रेजेंटेशन की। और आपने अपनी पर्सनल अपेयरेंस को भी जो है वो देख लेना है, मतलब इन चीज़ों को जो है वो आपने प्रेजेंटेशन में देखना है ताकि इन चीज़ों का जो है आपका नेक्स्ट ऑडियंस पे सही वाला इफेक्ट हो और आपकी जो है प्रेजेंटेशन उसका कोई आपको बेनिफिट हो। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी राइटिंग रिज्यूमे। अब यहाँ पे इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए चारों। और इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है कि डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर लेना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप क्या मतलब अचीव करना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट एक प्लानिंग, उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है कि किस तरह से आपने उसको करना है। नेक्स्ट एक ड्राफ्टिंग, उसको आपने देख लेना और उसको रिवाइज भी कर लेना है, एवेलुएट एंड रिवाइजिंग, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपने याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है उसमें आपसे नाम भी पूछ सकता है कि इनके लिखें, या चारों के मतलब आपने वो स्टेप्स पूछ लेने कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, तो ये उसका एक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड रिज्यूमे जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि टारगेट ऑडियंस। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको इसके अबाउट पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या होती है, कौन होते हैं, ठीक है। तो टारगेट मतलब टारगेट क्या होता है कि हमने कुछ सेट किया होता है, कोई टारगेट होता है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है। तो अब टारगेट ऑडियंस की बात करें तो मतलब वो ऑडियंस जो हमारे लिए हमने मतलब टारगेट इसको सेट किया हुआ है कि यहाँ पे हमने मतलब अपना गोल जो है, अपने जो भी प्रेजेंटेशन देनी है या मतलब कुछ भी करना है वहाँ पे जाके उनको मतलब बिजनेस के लिए रिलेटेड जो भी बात करनी है उनसे, तो ये हमारी ऑडियंस होगी, ठीक है। आपने ये माइंड में रखा, तो वो ऑडियंस जो आपने जिसके बारे में आपने सोचा है कि आपने मैसेज देना है या प्रेजेंटेशन देनी है, वो हमारी टारगेट ऑडियंस हो गई, जिनके ऊपर जो है आप मतलब कोई जिनसे आप रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दें और उनको कोई असर हो, मतलब वो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मतलब दें, आगे से फीडबैक दें या कुछ भी दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात ले लें तो लाइक मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब मैं किस लिए बना रही हूँ, आप लोगों के बना रही हूँ ना, आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरी क्या है, टारगेट ऑडियंस है, मतलब क्योंकि मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये वीडियो आपके लिए है, लाइक इसको प्रेजेंटेशन ले लें और आप लोग ऑडियंस हैं, तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन हुई, आप लोग, मतलब जो नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ऑडियंस है या डेमोग्राफिक फारा होम अ मैसेज इज डिज़ाइन, जिसके लिए मैसेज बनाया गया, लाइक ये वीडियो जिसके लिए बनाई जा रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि व्हाट डज एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसमें क्या होता है कि अब एक्सप्लिसिट में होता है कि आपका पर्पस जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट पर्पस मीन्स योर पर्पस इज़ क्लियर, कि जो भी आप पर्पस आपका मकसद है वो एग्जैक्ट क्लियर है, पता है, क्लियर स्टेट किया गया है, समझ आ रही है। और जो इम्प्लिसिट है इसमें क्या होता है कि आपका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता, मतलब क्लियरली स्टेट नहीं किया गया होता डॉक्यूमेंट में, वो इनडायरेक्टली बात की जा रही होती है, डायरेक्ट आप जो भी आपका पर्पस है उसको स्टेट नहीं किया गया जाता किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। पॉसिबल रीडर्स की जो टाइप्स लिखे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड मुझे याद है ये जब मेरा सब्जेक्ट था तो उस टाइम पे ये डिफरेंस आया भी था, 2 का डिफरेंस आया था आई थिंक से। एक तो जो है कम्प्लेक्स था और दूसरा मुझे याद नहीं इनमें से कौन सा था। खैर ये तीनों जो हैं अपने रीडर्स की जो है टाइप्स याद रखनी है। फर्स्ट में क्या है कि आपके पास अननेम्ड रीडर्स होते हैं, ठीक है।
उनको फैंटम रीडर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे रीडर्स होते हैं मतलब जो कि सामने नहीं आते, लेकिन ये आपको लाइक फीडबैक दे रहे होते हैं, लेकिन आपको मतलब पता नहीं होता कि कौन है नेक्स्ट पर्सन कौन। लाइक अगर मैं मिसाल ले लूँ तो जैसे न्यूज़पेपर है, तो उसमें हमें नहीं पता कि कौन कौन लोग पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट रीडर्स कौन होंगे, तो वो हमें नहीं पता होता। मतलब जैसे मैंने रैंडमली बस बताने के लिए आपको दिया है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो जो हमें हिडन होते हैं हमें उनका पता नहीं होता, और इनको अननेम्ड रीडर्स भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड कलर में, मीन्स कि ये एमसीक्यूज में इस तरह से स्टेटमेंट दे सकता है कि अननेम्ड रीडर्स कौन होते हैं, तो ये फैंटम रीडर्स ही होते हैं जो कि हिडन होते हैं, ठीक है, हिडन रीडर्स। उसके बाद फ्यूचर रीडर्स की बात करें तो फ्यूचर रीडर्स क्या, वाइल आइडेंटिफाइंग योर रीडर्स यू शुड कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटी दैट योर कम्युनिकेशन में बी यूज वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स। अब ये फ्यूचर रीडर्स हैं कि जो कि बाद में भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी पढ़ सकते हैं, मतलब बाद में ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी ही आपने जैसे लाइक प्रेजेंटेशन दिया है तो उसी टाइम आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है और उसी टाइम आप ऑडियंस ने सुन लिया, ये वाला सीन नहीं होगा। ये रीडर्स हैं और फ्यूचर रीडर्स हैं, मतलब बाद में भी वीक्स या मंथ्स या ईयर्स तक बाद में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके साथ, ठीक हो गया। कम्प्लेक्स में जो है ये क्या होते हैं कि ये डिफरेंट इनका एजेंडा होता है, डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये इनका थोड़ा डिफरेंट वे होता है, ठीक है, और कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट तरीके से। तो इन तीनों के ये कम्प्लेक्स थोड़े होते हैं, तो ये तीनों का डिफरेंस है मेन इनका। और याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये आ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का आएगा, किसी का हो सकता है आप में से अब 50% का ये वाला आ जाए, हो सकता है मैं जो बाकी बता रही हूँ कि यही आ सकता है, किसी और का बाकी आ जाए, तो सारा एज इट इज़ नहीं आएगा, किसी का कुछ आ जाएगा, किसी का कुछ आ जाएगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस या जो जो टॉपिक्स रखे हुए हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोगों का एटलीस्ट 70 to 80% जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप ये कर लेते हैं और माज वकार की फ़ाइल कर लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। जिस तरह ENG 101 का मैंने वीडियो बनाई है तो मुझे उस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और मुझे खुशी भी है कि मेरे जो गेस्ट में शेयर कर रही हूँ उससे आप लोगों की हेल्प हो रही है, तो इसकी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जो है वो हेल्प इंशाल्लाह होगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूमरेशन को डिफाइन करें, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी। अब मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ आपको, न्यूमरेशन जो है ये वाला जब मेरा ये सब्जेक्ट था ना, तो मेरा MCQs में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सब्जेक्टिव में भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ था। इसकी एग्जाम्पल शायद कुछ देनी थी या कुछ इस तरह का भी था, लेकिन डिफाइन भी करना था इसको, और सब्जेक्टिव में भी कुछ इसी तरह, ऑब्जेक्टिव में भी कुछ इसी तरह का वो उन्होंने दिया हुआ था जिसमें एग्जैक्ट ये डेफिनेशन थी, ठीक है। तो वो बाई चांस सेम जो है वो दोनों में आ गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी जो क्विज़ होते हैं इसके इंग्लिश के, उसमें भी ये वाले क्वेश्चंस आते होते हैं अक्सर, न्यूमरेशन और एग्जाम्पलिफिकेशंस के, तो ये भी आपने लाजमी जो है अच्छे से कर लेना, समझ लेना, माइंड में बिठा लेना इसको। बाकी अब न्यूमरेशन की तरफ आते हैं, न्यूमरेशन क्या है देखिए, अब इसको वर्ड पे आप ना गौर कीजिएगा। न्यूमरेशन नंबर, लाइक वैसे तो बी आता है ना बीच में नंबर में, तो लेकिन ये नंबरेशन है ना, तो अब ये क्या कि मतलब कोई नंबर है लाइक 1 2 3 या एक कुछ सीक्वेंस में है ना। अब देखिएगा, नंबरेशन इन पैराग्राफ व्हेन यू वांट टू आइटमाइज और लिस्ट अ सेट ऑफ टॉपिक्स, मतलब जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना 1 2 3 4, तो अब वही बात आ गई, नंबर मतलब एक वो लिस्ट बन रही है, किसी को आइटमाइज कर रहे हैं, चाहे उसके साथ हम लाइक यहाँ पे बुलेट्स लगा दें तो ये 3 रोज वो बन जाएंगी मतलब हमारे लिए। तो इसी तरह वो एक लिस्ट होती है नंबरिंग 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है, नंबरेशन है, ठीक है। ये अगर हमने मतलब सीरीज़ को इस्टेब्लिश करवाना हो या कुछ वो इस टाइप का, तो उसके लिए हम नंबरेशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद है डिफाइन है एग्जाम्पलिफिकेशन, तो अब ये क्या है, अब इसके भी ना वर्ड पे गौर कीजिएगा। एग्जाम लाइक एग्जाम्पल है ना, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग ज़ाहिर है फिर चेंज है, वर्ड डिफरेंट है, तो लेकिन मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ, लाइक अगर आपको भूले ना याद रह जाए तो इसलिए। अब एग्जाम्पलिफिकेशन है तो वर्ड से ही आपको समझ आ जानी चाहिए, मतलब कोई एग्जाम्पल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स को यूज़ करके जो है वो आप अपना राइटिंग करते हैं, जो भी आर्गूमेंट है उसको क्लियर करते हो, ठीक है, लिखते हो, तो इसमें एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, ठीक है। रेफर टू द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, उसमें नंबरेशन मतलब लिस्ट, नंबरिंग, इसमें एग्जाम्पलिफिकेशन मतलब एग्जाम्पल्स या इंस्टेंसेस का यूज़ होता है एग्जाम्पल्स का, तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। अब कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ये तो आपको पता ही होगा, अब इसको भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सब्जेक्टिव में आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव में, बट इम्पोर्टेंट ज़रूर है। अब इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन मतलब सिमिलैरिटीज़ होती हैं और डिफरेंस मतलब
कंट्रास्ट, ठीक है। तो ये भी आपने करना है। अब जहाँ पर डिफरेंस होंगे वो कंट्रास्ट होगा और जहाँ पे सिमिलर चीज़ें होंगी वो कंपैरिजन हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये इसमें सब्जेक्टिव में हो सकता है वो आपको कुछ वो दे दे, सेंटेंसेस दे दे और आपसे बोले कि भाई बताओ इसमें कौन सा कंपैरिजन है और कौन सा कंट्रास्ट है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइप का भी वो आपको दे सकता है। और बाकी इंग्लिश जो 201 है इसमें इस तरह भी होता है कि लाइक डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं ऊपर, इस टाइप की डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और सम टाइम कुछ एग्जांपल्स टाइप भी आपको दे सकता है। तो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये है अच्छा कुछ यहाँ पे ना मैंने वो MCQs के तौर पर यहाँ पे ना राइट डाउन किए हैं पॉइंट्स, जो कि मुझे ओवरऑल मतलब जैसे जैसे मुझे नज़र आते गए। अब वैसे टॉपिक तो नहीं बन रहे थे बट मुझे इतना पता था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MCQs में आ सकते हैं। सो मैंने उनको यहाँ पे सेपरेट जो है थोड़ा सा मतलब लिख दिया ताकि किसी का भी कोई भी आ सकता है इसमें से MCQs। तो अगर मुझे पता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ और हो सकता है इससे आपकी हेल्प हो जाए। तो अब ये क्या है कि फोकस ऑन यू एटीट्यूड इंस्टीड ऑफ आई और वी एटीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे आए कि वी और आई के बजाय यू का एटीट्यूड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं कैसे मुखातिब हो रही हूँ आप लोगों से, आप कह के, ये नहीं कि हमने ये करना है या ये, मतलब मैं अपनी नहीं बात करी लेकिन आपको यू एटीट्यूड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन से जिससे बात करें तो यू एटीट्यूड यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ा वो क्या होता है कि नेक्स्ट पर्सन को पता चलता है कि मेरी मतलब मुझे मुखातिब करके मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे से मतलब वो कम्युनिकेशन हो रही है, सही है। तो यू एटीट्यूड यूज़ करना है आई और वी की जगह पे। ये भी MCQs में आता है और ये आया मतलब पिछले क्विज़ेस वगैरह में आ चुका भी है। अब नेक्स्ट है कि यू में प्रेफर द पैसिव वॉइस इंस्टीड ऑफ एक्टिव, ये मेरे में भी आया था तो अब आपने एक्टिव की जगह पे पैसिव को यूज़ करना है, उसी को प्रेफर करना है, ये भी याद रखिएगा। पैसिव को आपने प्रेफर करना है, एक्टिव को नहीं। अब एक्टिव में जो है सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, कंसाइज एंड एम्पैथेटिक, ठीक है। ये क्विज़ेस वगैरह में इसका भी आया हुआ है। ये आपने याद रखना है कि एक्टिव वर्ब जो है उसमें क्या क्या सेंटेंस को मतलब आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज एंड चारों नाम याद रखिएगा, MCQs में वो पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्राई फॉर एन एवरेज सेंटेंस लेंथ ऑफ, सेंटेंस की लेंथ अगर आपने बनानी है तो कितनी बनानी है, 17 to 20 वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस की लेंथ ज़्यादा जो है एवरेज तौर पर वो 70 to 20 वर्ड्स होती है। ये आपसे वो पूछ सकता है, लाइक रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया, एग्जैक्ट ये वर्ड आपसे पूछ सकता है कि कितनी, नीचे ऑप्शन दे सकता है ब्ला ब्ला। तो आपको याद रखना है 70 to 20 है। लास्ट है कि चूज़ वाइविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, तो ये भी आपसे वो जो है वो पूछ सकता है कि कौन से वर्ड्स को आपने चूज़ करना है, नीचे ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आपने, या फिर ये दे सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दें एज इट इज़ और नीचे वो आपसे पूछ ले के ऑप्शंस में ट्रू या फॉल्स। तो ये इस तरह का जो है अपना ये भी याद रख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ यूनिटी एंड कोहेरेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और अब यहाँ पे यूनिटी की बात करें तो हमारे पास ये क्या है, यूनिटी होता है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक आइडिया होता है यूनिटी। अब यूनिट मतलब यूनिट होता है ना, जस्ट एक यूनिटी एक, तो यहाँ पे हुआ है कि यू मस्ट हैव वन मेन आइडिया, ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर अदर आइडियाज़, ज़्यादा आइडियाज़ होते भी हैं लेट्स सपोज, तो वो क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, मतलब एकदम मिलते जुलते होते हैं, कोई डिफरेंट आइडिया नहीं बन रहा होता, लाइक एक ही आइडिया बन रहा होता है, मेन आइडिया एक होता है। यूनिटी में ये आता है। कोहेरेंस में ये आता है कि आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब आपके जो वर्ड्स जो अरेंज किए गए हैं उसमें आप अपने आइडियाज़ को जो है वो क्लियरली एक्सप्रेस कर रही होती है। जो भी सेंटेंसेस का यूज़ किया है ना हमने, जो भी सेंटेंस है उसमें वर्ड्स को इस तरह से अरेंज किया है कि आपका जो वो है मतलब है उस सेंटेंस का वो क्लियरली एक्सप्रेस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों के डेफिनेशन याद रखिएगा, ये भी आ सकती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन मीडियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरल की बात करें तो ओरल में है कि व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक, जब आप मतलब फौरी फीडबैक चाहते हैं, मतलब आपको फ़ौरन से जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, हम ओरल कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे ओरल है तो ओरल में ज़ाहिर है अगर मुझे बोल के किसी ने कह दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है मुझे आके कहता है कि आपकी वीडियो इस टाइप की है, तो अब वो परमानेंट नहीं है, लेकिन उसने भी बोल दिया, ख़त्म, मुझे पता है उसको, तो बात ख़त्म। और रिटर्न में अगर मैं मिसाल लूँ तो क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो के नीचे लाइक कमेंट टाइप करके किया है तो वो क्या होगा, वो एक रिटर्न मीडियम हो जाएगा, ठीक है। मुझे रिटर्न फॉर्म में उसका फीडबैक जो है वो मिले, ठीक है। मतलब ये जस्ट मैं रिटर्न और ओरल का कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे बाकी उसमें क्या, इसमें जो है हमारे पास
ओरल में यू डोंट नीड अ परमानेंट रिकॉर्ड, इसमें परमानेंट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। और इसमें जो है रिटर्न में आपको परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए होता है। लाइक अब भी आपने कमेंट्स कर दिए, वो कमेंट्स मेरी वीडियोस पे रहेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये परमानेंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और रिटर्न में ये भी होता है कि उसमें तो आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है। अब इमीडिएट की मिसाल लूँ तो जैसे कोई प्रेजेंटेशन है तो उसके एंड पे हम, मतलब प्रेजेंटेशन एंड होती है तो अक्सर जो प्रेजेंटर होता है वो फिर ऑडियंस से पूछता है कि आपको किस तरह का मतलब मेरा प्रेजेंटेशन लगी, लाइक फीडबैक लेता है, तो वो फौरी तौर पर ले लेता है ना। बट रिटर्न में अगर लेते हैं तो रिटर्न में जैसे है कि आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि अभी के अभी ही आप कमेंट करो। लाइक इट्स अप टू यू कि आप जब कमेंट्स करते हैं, लाइक जब फीडबैक देते हैं तो ये आप पे है, ठीक है। तो ये रिटर्न मीडियम में चीज़ आ गई। ये 2-3 पॉइंट्स है, बस याद रखिएगा कि उसमें इमीडिएट होता है एंड परमानेंट नहीं होता है। इसमें इमीडिएट नहीं होता बट परमानेंट होता है, ठीक है। और डिटेल मैसेज भी होता है क्योंकि टाइप किया होता है और सही से वो उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ठीक है। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें उन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है एंड मे बी इसकी डेफिनेशन पूछ ले, या ये भी हो सकता है कि वो इस तीनों का पूछ ले आपसे। तो इसको भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक को भी। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि इसमें जो है आपको मतलब आपको कोई जो है इमीडिएट फीडबैक नहीं चाहिए होता, बट यू डू नीड स्पीड, मतलब आप थोड़ा जल्दी चाहते हैं लेकिन आपको कोई इमीडिएट फीडबैक चाहिए नहीं होता। यू डोंट नीड अ परमानेंट रिकॉर्ड, इसमें आपको कोई परमानेंट रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए होता है कि भाई परमानेंट रिकॉर्ड आपको मिले, ठीक है। बट वांट टू ओवरकम टाइम जोन बैरियर्स, लेकिन आप जो है टाइम जोन जो बैरियर्स हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो बीच में टाइम का इशू है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जैसा कि अब ओरल और इलेक्ट्रॉनिक सेम ऑलमोस्ट, उसमें जो है आपको इमीडिएट मतलब क्या होता है कि उसमें आपको परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, इसमें भी आपको परमानेंट जो है रिकॉर्ड नहीं चाहिए। बट उसमें जो है आपको फौरी तौर पर फीडबैक चाहिए होता है ओरल में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में आपको फौरी तौर पर नहीं चाहिए होता। मतलब ये चीज़ बस है कि इसमें टाइम का जो है आपको रिलैक्सेशन है, उसमें फौरी है, इसमें फौरी नहीं है। तो तीनों का थोड़ा सा आप जो है 2-2 पॉइंट्स 3-3 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट अप्रोच डिडक्टिव। अब डायरेक्ट अप्रोच को डिडक्टिव भी कहते हैं, ये मैंने साथ में हाईलाइट इसको मतलब किया हुआ है ब्रैकेट्स में। ये लाइक इस तरह से आ सकता है पेपर में कि डायरेक्ट अप्रोच आल्सो कॉल्ड, लाइक नीचे ऑप्शन दे दे डिडक्टिव का, तो ये आपने याद रखना है कि डायरेक्ट को डिडक्टिव भी कहते हैं। सही हो गया, डायरेक्ट डिडक्टिव। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि इट मीन्स पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय द एविडेंस। इसमें जो आइडियाज़ होते हैं उसको पहले पुट किया जाता है और डायरेक्ट मैसेज की तरफ बाद में आते हैं। मतलब जो मेन आइडिया जिसके बारे में बात की जा रही है उसको फर्स्ट, मेन आइडिया लाइक ओवरऑल जो उसका वो है उसको पहले करेंगे, देन उसका जो मतलब एग्जैक्ट पॉइंट होगा उस पर बाद में आएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेजेस डायरेक्ट अप्रोच इज़ इफेक्टिव डैट। अब इसमें गुड न्यूज़ मैसेजेस टाइप आ सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है डायरेक्ट, उसमें सॉरी हाँ डायरेक्ट अप्रोच में कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, सही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज़, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने सभी के साथ सेपरेट जो है ना किया हुआ है ताकि आपको ये ना लगे कि शायद कोई एक आध इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अप्रोच में बात करें तो द लेटर बिगिंस विद द मेन आइडिया, ये मेन आइडिया से शुरू होता है। और मतलब मिड जो है सेक्शन होता है उसमें कोई रिक्वेस्ट या इसेंशियल डिटेल्स दी गई होती हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन होती है वो बीच में दी जाती है। और शुरू में जो है वो मेन आइडिया होता है और जो क्लोजिंग होता है उसमें मेन पॉइंट और डिजायर्ड एक्शन, जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, आपने जो रिक्वेस्ट मतलब वो किया उसको, उसके लिए जो एक्चुअल वजह है उसकी या एक्चुअल जो एक्शन है वो लास्ट पे होगा क्लोजिंग में। तो बिगिंस, मिड एंड क्लोजिंग तीनों का आपने याद रखना है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिहाज से और इनडायरेक्ट के लिहाज से, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है लेकिन एमसीक्यूज में इसमें से आता होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसी में डायरेक्ट रिक्वेस्ट में क्या आता है, रूटीन, गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेजेस। अब इनका फॉर्मेट जो है दिया गया, तो गुड न्यूज़ जो है ये लेटर्स जो हैं शुरू होते हैं गुड न्यूज़ से, क्योंकि ज़ाहिर है गुड न्यूज़ एक अच्छी खबर दी जा रही है, पॉजिटिव है, तो ये शुरू जो है वो गुड न्यूज़ से होते हैं। और जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो मिडल पार्ट में दी जाती हैं और डिजायर्ड एक्शन जो है एंड में, क्योंकि ये उसी में आ रहा है
डायरेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है तो ये उसका सेम फॉर्मेट है। मेन आइडिया मतलब गुड न्यूज़ फर्स्ट, मिड में जो है वो डिजायर्ड नेसेसरी डिटेल्स, एंड क्लोजिंग में डिजायर्ड एक्शन जो आप चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच और उसका फॉर्मेट, एंड वो गुड न्यूज़ उसमें आता है। इनडायरेक्ट में जो है वो बैड न्यूज़ मैसेज आता है, और इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं अभी, जो कि मेन डिफरेंस है दोनों में। तो अब इसको एक तो ये याद रखना है कि इसको इंडक्टिव कहते हैं। अब फर्स्ट वर्ड याद रखिएगा, इंडक्टिव, इनडायरेक्ट इंडक्टिव, ठीक है। वो डायरेक्ट था और डिडक्टिव था, ये इनडायरेक्ट इंडक्टिव, ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है कि टू टेक द इनपुट लेटर एंड एविडेंस फर्स्ट, इसमें पहले जो है वो एविडेंस को दिया जाता है, लाइक पहले प्रूफ्स वगैरह जो हैं, जो भी एविडेंस उसके पास है उसको वो प्रेजेंट करेंगे, एंड देन क्या करेंगे कि इफ आर्टिस्ट रिएक्शन इज लाइकली टू बी पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट ऑर्डर, तो वो मतलब उसके बाद देखेंगे कि ऑडियंस का रिएक्शन जो है वो लाइक किस टाइप का है, और मतलब फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैसेज जो है उसको शो करेंगे, ठीक है। और इसमें मतलब डायरेक्ट लाइक बैड न्यूज़ नहीं दी जाती कि भाई ये हो गया, थोड़ा वो एक मतलब तरीके से एविडेंस के साथ वो स्टार्ट लेते हैं, देन वो न्यूज़ को जो है वो करते हैं। अब इसका नीचे वो देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया, आपको समझ आ जाएगी। अब बैड न्यूज़ मैसेजेस में क्या होता है कि यू हैव बैड न्यूज़, आपके पास बैड न्यूज़ है जो आपको देनी है। लाइक आपको मिसाल के तौर पर कोई रिफ्यूजल देना है, मतलब कुछ रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को भी, तो रिजेक्ट आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, लाइक नेक्स्ट पर्सन को कुछ बुरा फील हो सकता है, सो वो मैनर्स का वो करते हुए तो आपने क्या करना है, ट्राई टू पुट समवेयर इन द मिडल। अब जो बैड न्यूज़ है आपको उसको मिडल में रखना है। उसमें था ना गुड न्यूज़ को फर्स्ट रखते हैं, मतलब जो मेन था आइडिया उसको फर्स्ट रखना है, यहाँ पे मिडल में रखना है। और पॉजिटिव आइडियाज़, ताकि मतलब मोर पॉजिटिव, उसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से जो है वो शेयर करना है। बैड न्यूज़ का फॉर्मेट क्या है कि इट बिगिंस विद द नेचुरल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ ट्रांसमिशन टू अ रिफ्यूजल, मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें रिफ्यूजल होता है, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट होती है। और मिड सेक्शन जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें रीजंस बताई जाती हैं, ठीक है। उसकी रीज़न बताई जाती है कि क्यों रिफ्यूज़ल किया गया, मतलब क्यों उसको रिजेक्ट किया गया या वो रिफ्यूज़ल किया गया, एंड देन स्टेट्स टू द बैड न्यूज़। अब पहले में एक स्टेटमेंट दी गई है, मिड में जो है वो उसका रीज़न बताएगी, एंड स्टेट द बैड न्यूज़, एंड उसके बाद लास्ट में जो है वो बैड न्यूज़ बताएगी कि ये एक्चुअली है। सही हो गया। ये दोनों का डिफरेंस है, बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद है टाइप्स ऑफ लेटर्स। टाइप्स ऑफ लेटर्स जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, अब मैंने यहाँ पे साथ में लिखा है कि मस्ट प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब टाइम मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, और दूसरी बात कि मेरे खुद के भी ज़ाहिर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप लोगों के भी हो रहे होंगे, और इसलिए मेरे पास बहुत टाइम शॉर्ट था, प्रिपरेशन करनी थी, एंड देन मतलब अपने ज़ाहिर भी एग्ज़ाम्स हो भी रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने मतलब कमेंट्स किए थे, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब आप लोग अगर मेरे मतलब मुझे इतना कर रहे हो, इतना आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो मुझे करना चाहिए, मेरे लिए बनता है। तो इसलिए फिर मैंने अभी, हालांकि मेरा खुद का पेपर है, बट मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, और ये भी मैं डिस्कस ज़रूर करती अगर मेरे पास टाइम जो है वो मतलब ज़्यादा होता, थोड़ा मैनेज कर पाती, तो मैं इंशाल्लाह ये भी जो है वो आपसे डिस्कस करती, बट अब नहीं कर सकी। सो मैंने ये आप लोगों पे इस पर कर दिया है कि आप लोगों ने इसको देख लेना, बिल्कुल ईजी है। आप लोगों ने इसकी टाइप्स जो हैं वो उनको लाइक थोड़ा बहुत 1-2 लाइंस इतना याद रख लें, बस समझ लेना, बहुत ईजी है। तो उसकी टाइप्स जो हैं वो आप लोगों ने सारी कर लेनी है। फर्स्ट जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, जिसमें जॉब मतलब के लिए वो एप्लीकेशन दी जाती है, और एक लेटर हो गया। एक्सेप्टेंस, जिसमें कुछ एक्सेप्ट किया जाता है, लाइक आपका एप्लीकेशन दिया वो एक्सेप्ट हो गई है। ट्रांसमिटल जो हो गया वो लेटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंक्वायरी, जिसमें इंक्वायरी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन लाइक। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स, इसमें मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा हैंड आउट से, ठीक है। और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, इसमें कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन की होती है। तो ये अपने टाइप्स को जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेना है लाजमी तौर पर। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से है कि वो आपसे MCQs के लिहाज से पूछ सकता है। ऊपर वाला जो है वो सब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, उसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स में से मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो टाइप्स दी है ना मैंने यहाँ पे, ये मैंने साथ में इसीलिए लिखा है कि मस्ट प्रिपेयर, लाजमी करें कि इसमें से 1 या 2 ज़रूर आएंगी, ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इसकी टाइप्स हैं, और इनमें से आता है पेपर, सही है।
तो अब इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हेडिंग, डेट और स्प्लिट एड्रेस हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी। अब ये मतलब उसका वो जो स्ट्रक्चर होता है ना लेटर का, एलिमेंट्स जो उसमें यूज़ होते हैं वो उसके मतलब एक तरतीब से उसको जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से और किस तरह से, मतलब वो फर्स्ट क्या हेडिंग आती है, देन डेट, सारा आपने उसको एंड तक जो है वो याद रख लेना है। इसके नाम वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मतलब है या कौन सा नहीं है। तो आपको इनमें से कुछ ऑप्शन दे दे, कुछ जो है वो इररेलेवेंट मतलब आउट ऑफ द सिलेबस दे दे ऑप्शंस। तो आपको ध्यान से रखना है कि ये सारे जो हैं ये इसमें आते हैं एलिमेंट्स में। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है जी, लास्ट में हमारे पास है डिफाइन रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स को डिफाइन करें। रिपोर्ट्स क्या हैं जो कि मतलब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट फोकस्ड, और हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये डिस्प्ले करती हैं रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लाइक कोई इंक्वायरी हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन की है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी किया, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिपोर्ट्स के फॉर्म में होगा, मतलब उसको हम डिस्प्ले करेंगे, शो करेंगे। सही हो गया। और यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब दो चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, अब टाइम शॉर्ट था इसलिए। फर्स्ट कि आपने 7 टाइप्स, वो जितनी भी टाइप्स हैं लेटर्स की वो करनी है, और दूसरा है कि 7 C's जो हैं वो आपने लाजमी करने हैं। अब ये आपके कुछ लाइक स्टार्ट के लेक्चर्स में हैं, लाइक वो करेक्टनेस हो गया, कंक्रीटनेस हो गया, कंसाइजनेस हो गया, वो कुछ 7 C's हैं। सभी के नाम मुझे याद नहीं है इस टाइम, और ये आपने लाजमी तौर पर कर लेने हैं। उसमें से भी पेपर लाजमी आता है। एक टाइप्स ऑफ लेटर्स वो भी कुछ हैं, 6-7 हैं लाइक, और ये भी 7 है। तो इन 7 में से मतलब कैसे मुमकिन है कि ना आए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आता है, लाजमी आता है। तो ये भी आपने क्या करना है, जो ये 7 C's दिए गए हैं ना, आप हैंडआउट्स में सर्च कर लीजिएगा। अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं की हुई पहले से, मतलब हैंडआउट्स को रीड नहीं किया, तो ये आप देख लीजिएगा। उसमें उनकी लाइक जस्ट डेफिनेशन और एक आध एग्जाम्पल को आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आपका कोई टाइम लगना भी नहीं है। लाइक अगर आप जस्ट ये एक वीडियो मेरे वाली प्रिपेयर कर लेते हो, और ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि आपने ये भी करनी है, लाइक 7 C's या टाइप ऑफ लेटर्स, इनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे देते हो। और इसके बाद माज एंड वकार की फाइल्स जो हैं सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, वो आपने गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ENG 201 मिड टर्म फाइल्स बाय माज या वकार, वो भी आप उनके MCQs भी देख लीजिएगा, या सब्जेक्टिव वो भी देख लीजिएगा। तो अगर जस्ट इतना भी कर लेते हो तो आई एम श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारा अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और हाँ, ये फाइल जो है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो है ये मैं मतलब फ़ाइल शेयर करती ही नहीं हूँ, जस्ट मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर मैं फ़ाइल शेयर कर दूँ तो मतलब दायरा में उस पर काफ़ी एफर्ट की होती है, तो वो जो है वो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर सकती। इसलिए आप जो है वो वीडियो पे ही एडजस्ट कीजिएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं फ़ाइल के लिए, तो मैंने कहा चले मैं आज बता ही देती हूँ कि ये मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती, बट वीडियो जो है वो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाई है, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बनाई है। तो आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो लाजमी तौर पर मुझे बताना है कि आपका पेपर जो है वो कितने % जो है इसमें से आया था। और अगर कोई डिफरेंट टॉपिक है तो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। लेकिन जो है वो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी और पेपर इसमें से कितना आया था, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मेरी वीडियोस कितनी हेल्पफुल हो रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।